नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हमारी एक श्रृंखला चल रही है विविध कारकों की पहेलियां मैं इसलिए कहता हूं कि उसमें कुछ संभ्रम पैदा होता है। जिस प्रकार से उसे पेश किया गया है विद्वानों ने, उनमें ऋषि पाराशर भी हैं, ऋषि जैमिनी भी है। तो हम दोनों ने क्या कहा है पहले देखेंगे। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, ये चतुर्थ संभाषण है हमारा इस श्रृंखला में। ये है चर कारकों की पहेलियां। अब इसमें पहेली क्या है, ये नैसर्गिक आता है। देखिए चर कारक क्या है, इसे हम समझ लेंगे। ऐसा तो आप जानते हैं, विद्वान है सब, फिर भी मैं एक बार कहता हूं कि जिस ग्रह ने सबसे ज्यादा समय किसी राशि में व्यतीत किया हो उसे चर आत्मकारक कहते हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई भी ग्रह एक राशि में या एक भाव में ज्यादा समय व्यतीत करता है उसके गोचर में, तो क्या होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसी कारण शनि के गोचर के प्रमाण आपको ज़्यादा तीव्रता से नजर आते हैं। गुरु के गोचर के भी प्रमाण तीव्रता ये 2.5 साल 1 साल रहते हैं। कभी कभी मंगल के भी प्रमाण बहुत प्रखर प्रमाण में आते हैं, खासकर जब वो जिसे हम स्तंभन कहते हैं वो सही स्तंभन नहीं है, वो एक ही राशि में आगे पीछे होते रहता है। क्योंकि सूर्य और मंगल की जो एक दूसरे से स्थिति आती है उसमें कई बार ऐसा हो जाता है। तो इनके प्रभाव आपको ज़्यादा महसूस होते हैं, खासकर शनि और गुरु के, उसके बाद मंगल के। इसी को आधार लेते हुए ऐसा मेरा मानना है कि ऋषियों ने यह समझा कि ठीक है, सभी को भाई सूर्य क्यों होगा आत्मकारक, क्योंकि हम सूर्य को आत्मकारक मानते हैं। हर एक को सूर्य क्यों होगा। हर आदमी का आत्मकारक एक ही ग्रह हो, ये कोई जरूरी है? फिर क्या हो सकता है, फिर और कुछ तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी आपको दिखेगा कि सूर्य जो है ये निर्बल होने के बाद भी उस आदमी में आपको आत्मविश्वास काफ़ी भरा हुआ दिखा देता है, कम से कम नज़र आता है। वो है या नहीं वो तो उसी को मालूम है। ऐसे वक्त हम सरकारों का सहारा ले सकते हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि जो भी ग्रह जन्म के समय में, क्योंकि जन्म कुंडली क्या है, वो भी जन्म के समय का गोचर है। जिस राशि में या जिस भाव में, आप कैसा भी समझे, राशि और भाव सहसा एक ही माना गया है जैमिनी ने, परंतु राशियों से ही भाव बनते हैं। भाव में भी तो कोई ना कोई राशि रहती है। तो जो ग्रह एक राशि में ज्यादा समय व्यतीत हुआ हो उसका, कब, जातक के जन्म समय में, उसे सबसे महत्व का ग्रह होने से उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा जातक के मस्तिष्क पे। क्योंकि ये सब ग्रह का काम करते हैं, हमारे मस्तिष्क पे काम करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, हमें ऐसा समझ लिया, पूर्व ग्रह दूषित आदि जो शब्द है उन पर से हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की, ग्रह शब्द अलग अलग ढंग से कैसा उसका प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ क्या हो सकता है। हमें संस्कृत शब्दों के अर्थों अनेक होने की वजह से हमें अनेक दृष्टि से उसे देखना चाहिए, ताकि हम उसे समझ सकें कि बोल क्या रहे हैं हमारे विद्वान। तो हमने फिर ये भी कहा जाता है कि इंदु सर्वत्र बीजाभू, यानी मन ही सबकी जड़ है। तो मन ही सबकी जड़ है, तो इसका मतलब ये मन पे प्रभाव करते हैं। इस वजह से हम कुछ कर्म करते हैं, वो कर्म के हमें फल प्राप्त होते हैं। यही इसका सही अर्थ है। अब हम देख रहे हैं कि चर कारक में जिसने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया हो, इसका अर्थ जो अंशों में सबसे ज़्यादा हो, राशि को निकाल देने का, केवल अंश उस राशि में देखना है ना, तो उसे आत्मकारक कहा जाता है। इसके बारे में पाराशर जी ने बोला, अथा हम संप्रवक्ष्यामि ग्रहान आत्मादि कारकम, है ना, आत्मा आदि कारकों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। सप्तरव्यादि शन्यंत रावंतान व अष्ट संख्यक। अब ये देखो, कभी 7 बोल रहे हैं, 7 तो रहते हैं उनका कहना। मैं बता रहा हूँ आपको कि आत्मादि कारक आदि ग्रह क्या होते हैं। तो इसमें ऐसे तो रवि से शनि तक 7 ही रहते हैं, पर कुछ कुछ लोग राहु तक भी पकड़ के उसको अष्टम भी समझ सकते हैं। अब ये वाह आने के बाद में सहसा वो ऋषि का मत होता नहीं है, परंतु फिर भी होता है। यही पहेलियां चालू होती है। अच्छा, इसी ढंग से किसने कहा है, तो जैमिनी साहब ने भी कहा है। महर्षि जैमिनी ने कहा, आत्माधिक कला आदि भी नभोग, कलाओं में ज्यादा जिसका भोग जिसने किया हो, सप्तानाम अष्टानाम व, फिर से वही आ गया, ये 7 रहते या 8 भी रहते हैं।
अब इतने विद्वानों ने ये संशय के बीज क्यों बोल दिया, उसका भी शायद कुछ कारण होगा। अच्छा, ये आत्मकारक क्या होता है? स इष्टे बंध मोक्ष योग। ये आत्माकारक आपका बंधन या मोक्ष मुक्ति, ये दोनों भी जो है ये आत्माकारक इसका प्रभाव करता है, ऐसा कहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, चलो ये तो हम समझ गए कि हो सकता है। अब ये कब हो सकता है? फिर हमें पाराशरी जी के पास जाए। देखो, पाराशरी और जैमिनी कोई भिन्न नहीं है। जैमिनी सूत्रों में पाराशरी का जो कुछ हिस्सा है, पाराशरी में नहीं, मरीचि में भी है। हमारे 18 प्रवर्तक हो गए, इनके सभी के जो ग्रंथ है उसमें है। इसमें के काफ़ी कम ग्रंथ आज प्रामाणिक रीति से हमें उपलब्ध है। नारद पुराण में नारद जी ने भी कहा है, नारद पुराण भी आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ज्योतिष का काफ़ी विवरण दिखेगा। ऐसा भी पुराणों में ज्योतिष का उल्लेख होता है, उसके बगैर उसे पुराण नहीं कहते। तो मैं शायद विषय से भटक गया हूँ, तो मैं फिर से वापस आता हूँ। तो अब क्या हो गया? अब यहाँ पहली कहाँ है? 7 या 8 ये पहली तो हम समझ गए। फिर ये ऐसा क्यों कहा? तो पाराशर क्या कहते हैं? अंशे समो ग्रहो द्वौचेत राहुवंतान चिंतयेत तदा। तदा यानी तब, कब? तो जब दो ग्रहों के अंश एक ही हो तो राहु को सोचना चाहिए। नैसर्गिक कहाँ सोचना पड़ेगा? ये दो ग्रह यदि इकट्ठा आ गए तो जो भी कारक दिखेगा, है ना, उसके बारे में भी बताऊंगा। मैंने पहले बता देना चाहिए था, फिर भी उसके बाद की जो जगह है वो खाली हो जाएगी, वहाँ राहु को समझना चाहिए, वो कारकत्व राहु को देना चाहिए। ऐसा ऋषि पराशर ने भी कहा है। और फिर बोलते इस प्रकार से सप्तमी कारका ने वो केचित अष्टों पर, कभी कभी इस कारण से हम 7 की जगह 8 भी कारक, यानी 8 ग्रहों को भी हम कारक मानते हैं। अब यहाँ पर भी कारक का क्या अर्थ है, इसको हमको सोचना पड़ेगा। 8 यानी ये ग्रहों के बारे में बोल रहे हैं या कारकों के बारे में बोल रहे हैं, ये क्यों हमारे मन में आएगा? फिर से पहली आ गई। तो आत्मकारक का तो उन्होंने कहा है कि आत्मा सूर्यादि खेटा नाम मध्य अंशाधिको ग्रह अंश सब में कलाधिक्या तत्साम्य विकलाधिक। इसका मतलब आत्मकारक यदि होगा तो सूर्य आदि कीटों में अंश में सबसे जो ज्यादा होगा उसे मानना चाहिए। यदि दो ग्रहों में अंश साम्य, देखो हमने इसके पहले देखा है कि अंश साम्य होगा तो राहु उसके बाद की जगह होगी, पर आत्मकारक के लिए उन्होंने और कुछ कहा है। वो कहते हैं कि अंशों में अधिक यदि दो ग्रह भी समझो आ गए तो फिर क्या करेंगे? अंश साम्य हो गया तो क्या करेंगे हम? तो कला में जो ज़्यादा है उसको हम समझेंगे, उसमें भी साम्य हो गया समझो। ऐसा होना तो बहुत कठिन है, पर हो सकता है। तो फिर जिसकी विकला ज़्यादा है उसे हमने आत्मकारक मानना चाहिए। इसका मतलब यदि विकला भी सही है तो प्रति विकला में जाना पड़ेगा। ऐसा आपको जाते हुए सबसे ज़्यादा जो आगे गया उसी को आत्मकारक मानना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि भाई राहु को 8 कारकों में यदि लिया है तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राहु आत्मकारक भी हो सकता है यदि उसके अंश ज़्यादा हो। अब ये राहु के अंश ज़्यादा का क्या मतलब है? फिर से वहीं आ गया। तो फिर हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि भाई क्या करना है इसके बारे में। तो बोलते हैं कि राहु को जब हम गिनते हैं तो उसको 30 अंशों से उसके जो भी अंश है उसको निकाल देना। क्यों निकालना? क्योंकि राहु उल्टा आता है, 30 अंश से आके 0 अंश तक जाता है। हमें तो राशि में सबसे ज़्यादा जिसने प्रवास किया वो होना है। इसलिए जब भी हम राहु को मानते हैं तो उस वक्त 2 डिग्री में यदि 2 अंशों में यदि राहु है तो उसको 28 अंश गिनना है ना। इस प्रकार से राहु का अंशाधिक्य होगा। परंतु क्या वो आत्मकारक होगा? कुछ लोगों का कहना है राहुवंतान वाष्ट संख्याकन बोलते हैं, और फिर इधर ये भी बोलते हैं जैसा जैमिनी बोलते हैं कि सप्ताह नाम अष्टा नाम वा। तो भाई राहु क्यों नहीं हो सकता सबसे ज्यादा होगा? तो मेरा वैयक्तिक मानना यह है कि उसके बारे में स्पष्ट किया हुआ है कि वहाँ ऐसा नहीं चलता कि राशियों में ज़्यादा हो। और फिर राहु कब आता है? पराशर जी ने बराबर बोला कि यदि 2 ग्रहों में अंश साम्य होगा तो ही राहु आएगा। अब यहाँ अंश साम्य और अंश विकलादि साम्य का फर्क आप समझ लीजिए। ये अंश विकलादि जो है ये आत्मकारक के लिए लागू है,
कम से कम ये मेरा मानना है। कुछ लोगों का मानना ऐसा नहीं है, बाकी भी ग्रहों में वही लागू करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा भिन्न मत है, परंतु ये संशोधन का विषय है। हम सब लोग ज्योतिष के शास्त्र के विद्यार्थी हैं, मैं भी हूँ। आप भले ही समझते होंगे कि मैं कोई आचार्य हूँ, मैं आचार्य वगैरह नहीं हूँ, मैं भी आप ही के समान विद्यार्थी हूँ। हो सकता है मैंने ज़्यादा साल अभ्यास किया हो, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं। तो फिर यहाँ तक भी हमें समझ गए। चलो हमने, इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि राहु आत्माकारक नहीं हो सकता। इसके और भी कुछ कारण है, पर हम उसके विश्लेषण में न जाएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ग्रह को पिंड होना तभी वो खुद का प्रभाव डाल सकता है, राहु दूसरे का प्रभाव डालता है, ऐसा माना जाता है। आपने विंशोत्तरी दशा वगैरह के जब हमारा उसके बारे में हम बात करेंगे तो वो भी आ जाएगा, या योग कारकों के बारे में उसकी भी पहेलियाँ कुछ है, तो शायद मैं इसके बाद का जो संभाषण है उस बारे में करूँगा, वहाँ पर भी उसका कुछ ना कुछ उल्लेखा जाएगा। वो मैं यहाँ नहीं करता, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि 20 मिनट के ऊपर मैं सहसा संभाषण नहीं करना चाहता, क्योंकि 20 मिनट के ऊपर में आदमी का मन एकाग्र नहीं होता सहसा। आप विद्वान हो, आपका हो सकता है, इसमें मुझे कुछ शंका नहीं है, परंतु मेरा एक ऐसा मानना है कि सहसा इतना रहना चाहिए। तो बाकी तो आप किताब भी पढ़ते हैं, आप खुद भी विद्वान हैं, तो उसे आप समझ लीजिए। मैं मेरा मत जो है वो बता रहा हूँ। यहाँ तक होने के बाद में क्या होता है और आगे कुछ है। अब ये सप्तानाम अष्टानाम वाम में और एक कड़ी जुड़ जाती है। कुछ जगह कुछ पांडिल्य में 8 कारक बताए हैं, कुछ में 7 ही बताए हैं। तो ये कैसे होते हैं देखिए, सबसे ज़्यादा तो आत्मकारक हो गया, उससे कम अंशों में जो है उसे अमात्य कारक कहते हैं, उससे जो कम है उसको भ्रातृकारक कहते हैं, उससे भी अंशों में जो कम होगा उसे हम मातृकारक कहते हैं, उससे जो अंशों में कम है उसे पुत्रकारक कहते हैं, और उससे जो कम है उसे दाराकारक कहते हैं। ये तो 7 कारकों का संबंध आ गया, क्योंकि हमारे ऋषि पाराशर ने 7 और 8 में संबंध ग्रहों का बताया है ना। 70 व्याधिशन्यंतान रावंतान व 8 संख्यकान, ऐसा कहा है। चलो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यही हो, और कारकों के बारे में भी कहा हो। तो कुछ लोग इसके साथ पितृकारक भी मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि माता तो चौथे में आने के बाद मातृकारक के बाद में पितृकारक, उसके बाद पुत्रकारक आएगा, और बाद में ज्ञातिकारक आएगा। 6वां में जब भूल गया, ज्ञातिकारक आएगा, ज्ञातिकारक के बाद में दाराकारक आएगा। पहला हमने देखा आत्मकारक, आत्माकारक में आत्मकारक खुद का या हमारे आत्मबल का जो प्रतिनिधित्व करता है, करो तिथिकारक है इस अर्थ से। उसके बाद में अमात्य कारक जो धन का अधिपति है, भ्रातृकारक हमारे भाई जो है, भाई भगिनी सब एक में आते हैं। फिर मातृकारक, यहाँ तक तो हम देख रहे हैं कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव बराबर आ रहा है। उसके बाद में पुत्रकारक 5वां भाव, 6वां ज्ञातिकारक, 7वां दाराकारक। ये तो हम समझते हैं, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, मातृकारक के बाद में पुत्रकारक आएगा, पुत्रकारक के बाद में पितृकारक आएगा, पितृकारक के बाद पुत्रकारक, उसके बाद ज्ञातिकारक, यानी फिर ये 6वें नंबर पे चला जाएगा, और उसके बाद में आएगा हमारा दाराकारक। मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, हम जिसे कॉमन सेंस बोलते हैं, सामान्य बुद्धि आप बोल सकते हैं, तो इससे हम यदि सोचें तो हमें दिख रहा है कि इन भावों का जो भी उनका दायित्व है, उससे ये ग्रहों का ये जो कारक है, चर कारक, इससे भी ये जुड़े हुए हैं, है ना। चलो, ये हो गया, यहाँ तक भी चलो मान लिए। नहीं, फिर और कुछ है, इसीलिए मैं पहलियाँ बोलता हूँ इन्हें। तो पराशर जी ने बोला मात्रा सह पुत्र में एक समामानंती। कुछ लोगों का कहना है कि मातृकारक और पुत्रकारक ये एक में समा जाते हैं, और फिर जो 5वां भाव है उसमें पितृकारक आके फिर ज्ञातिकारक और फिर दाराकारक होता है। अब ये माता और पुत्र क्यों एक में आए, ये भी एक सोचने का। आप पिता और पुत्र यदि बोलेंगे तो हम एक ऐसा समझ सकते हैं कि पंचम भाव पुत्र का है, तो पिता का भाव 9वां है, जो पंचम से पंचम होने की वजह से उसका भी पुत्र पंचम भाव के परिणाम देने में कुछ अधिकार बनता है। जिस प्रकार से पंचम भाव भी 9वां से 9वां होने से उसका भी अधिकार बनता है। तो हमारे
जो विद्वान थे उन्होंने एक बड़े सुडौल ढंग से उसे चला है। उसको न्याय बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में आप लॉजिक बोलते हैं। बगैर लॉजिक से या बगैर न्याय से शास्त्र नहीं तैयार किया गया, इसको एक आधार है। तो ये माता सह पुत्र में एक समान मानते हैं, तो हमने गिनना क्या, हम क्या समझे, कैसा समझे। तो मेरा व्यक्तिगत मत अब मैं आपको बताता हूँ। करीबन 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं मेरे इसे थोड़ा कम करने को देखता हूँ। पर देखिए, 2 चीज़ें हमने देखी हैं कि ये केवल अंश यदि एक होंगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आत्माकारक 2 एक दूसरे में मिल गया है, 2 ग्रहों के। क्योंकि आगे क्या कहा है, बुधई राशि कलाधिक्या ग्राह्यो नैवात्मकारकः। केवल राशि और कला ज़्यादा होने से ही विद्वान लोग आत्मकारक नहीं मानते हैं। वैसा होने के बाद में वो विकला में क्या अधिक है उसे देखते हैं। तो और इसके बाद जब हम ये सोचते हैं कि 2 अंश समान होने के बाद में जब राहु आता है उसके बाद, तो बिल्कुल साफ है कि राहु आत्मकारक हो नहीं सकता। ये मेरा मानना है। आप प्रयोग करके देखिए इसका क्या परिणाम होता है। क्योंकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राहु भी आत्मकारक हो सकता है, और वो भी बड़े विद्वान हैं, उन्होंने जैमिनी पेटिकाएँ की हैं। तो मैं तो क्षुद्र हूँ, पर ऐसे बड़े विद्वान हैं कि जिनका मानना है कि नहीं, राहु आत्मकारक हो सकता है। मैंने मेरा कारण आपको बता दिया, और इसीलिए ये पहेलियों में से राह निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं भी आपको उसी मार्ग पे ले जाना चाहता हूँ कि आप भी इसे सोचना चालू करें। फिर वो अंशाधिक कारक अल्पभागो अंत्यकारक आदि जो आता है, तो वो कारकों का ऑर्डर बताता है। मेरा ऐसा मानना है कि चलो ये 8 हो गए कारक। यदि 8 हमने मान लिए कि पितृकारक को भी जोड़ना है और 8 तक, तो फिर 9, 10, 11, 12 इनके कारक क्यों नहीं दिए? क्योंकि बाकी सब भावों के कारक दिए हुए हैं। भावों के कारक ग्रह भी बताए गए हैं, है ना। 12वें का कारक शनि ग्रह बताया गया है। आप विद्वान, आपको मालूम है, हमने शायद पहले स्थिर कारकों में वो देखा हुआ है। तो अब ये प्रश्न आता है कि फिर ये इनको छोड़ के दिया बीच में। मेरा वैयक्तिक मानना ऐसा है कि ये एक दूसरे को, जैसा कोई लिफाफा या कोई कागज़ हम ऐसे उसको डबल कर देते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में फोल्ड कर देते हैं बोलते हैं, इस प्रकार है कि लग्न और सप्तम इनको एक एक ही कारक है। बाकी जो द्वितीय का कारक है वही 12वें का रहेगा, जो तृतीय का है वही 11वें का रहेगा, जो चतुर्थ का है वही दशम का रहेगा। ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरा क्यों मानना है मैं बताता हूँ। यदि वो प्रबल है और द्वितीय का कारक जो अमात्य कारक ग्रह है वो यदि प्रबल है, तो धन धान्य आदि कुटुंब में उसको कुछ इजाफा होगा। परंतु यदि वो क्षीण है तो क्या करेगा, इनका खर्चा कराएगा। खर्चा कहाँ से देखते हैं हम? 12वें भाव से देखते हैं, है ना। पराक्रम, इधर लाभ, आय, पराक्रम होगा तो आय, ये कम हुआ तो वो कम होगा, नहीं ना। ये ज़्यादा होगा तो ये पराक्रम ज़्यादा होगा तो आय और लाभ भी ज़्यादा होगा। ये तो समझने की बात है। और मैं इस ढंग से सोचता हूँ। हर एक का मानना अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मकारक से हमने पिछले जन्म में क्या किया वगैरह मालूम होता, हो सकता है, पर फिर ये स्थिर आत्मकारक को लागू नहीं करते ना हम। इसलिए मुझे कभी कभी संभ्रम की स्थिति में मैं भी आ जाता हूँ। इसीलिए मैंने ये जो माला, संभाषण माला की, इसका नाम ही पहेलियाँ दिया है। स्थिर कारक की पहेलियाँ। आगे मैं हो सके तो मैं योग कारक की भी पहेलियों के बारे में बोलने की चेष्टा करूँगा। मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं करूँगा ही, देखता हूँ। मैं भी थोड़ा सा अब उम्र के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, मूड़ी हो गया हूँ। तो इच्छा हुई तो मैं बोल लेता हूँ। आपने देखा मैं सहसा लिखा हुआ मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए मेरा अंग्रेजी भाषण होगा वैसा ही ये होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें का सार तो एक ही रहेगा। क्योंकि मुझे याददाश्त ज़्यादा नहीं रहता, तो मैं सार के हिसाब से और तत्वों के हिसाब से बोलता हूँ ताकि मेरी गलती न हो सके। तो ये है चर आत्मकारक की पहेलियाँ। 7 कारक है या 8 कारक है, 7 ग्रह पकड़ना या 8 ग्रह पकड़ना है, मातृकारक और पुत्रकारक इकट्ठा लेना, तो मातृकारक और पुत्रकारक का संबंध नहीं समझ में आता है ना। फिर आत्मकारक और अमात्य कारक को एक क्यों नहीं पकड़ना,
इसे हमें सोचना पड़ेगा। मुझे व्यक्तिगत जो लगता है वो मैंने आपको बताया कि मेरा ऐसा मानना है कि राहु तभी आएगा जब दो ग्रहों में अंश साम्य होगा। उसके बाद की जो जगह है, जैसा अमात्य कारक का यदि अंश साम्य होने से दो ग्रह एक ही अमात्य कारक हो गए हैं, उसकी दोनों की भी क्षमता है अमात्य कारक के आपको परिणाम देने की, तो फिर भ्रातृ कारक जो है उसे राहु माना जाएगा, राहु को वहां हम मानेंगे। परंतु इसमें भी एक प्रश्न तो जरूर है कि फिर पाराशर जी ने ये उल्टा गिनने को क्यों बताया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा न करते हुए उसके बाद का जो है उसे भ्रातृ कारक माना जाए, ऐसा करते करते दारा कारक खाली रहेगा, वो राहु को माना जाए, ऐसा भी होगा। या फिर बाकी कारकों में सबसे ज्यादा अंश जिसके वहां राहु घुस जाएगा, ऐसा तो मतलब नहीं, ये भी हो सकता है। मैं उसे नकारता नहीं हूँ, मैंने मेरा मत आपको बताया। आप विद्वान हैं, आप इस पे संशोधन कीजिए, आपके पास जो राशि चक्र आते हैं उन पे इसका प्रयोग करके देखिए, ताकि हम सब समझें कि विद्वानों ने ऐसा क्यों कहा, ये हमें चक्कर में क्यों डाला। यदि हम हमारे क्या लोकल भाषा बोलते हैं ना, अंग्रेजी में लोकल बोलते हैं, तो हम ऐसा यदि बोले तो चक्कर में क्यों डाला, इसलिए डाला कि हम विचार करें, ये तो पक्का है। देखो, इतना गूढ़ शास्त्र जब बताते हैं तो इसी प्रकार से इसलिए बताया जाता है ताकि जो इस शास्त्र को सीखने वाला है ये अपना भी विवेक का प्रयोग करे। तो इस प्रकार से आज हम इसको मैं यही समाप्त करता हूँ। कुछ 21 मिनट वगैरह हो गए हैं, आप लोग भी थक गए होंगे मेरी बातें सुनते हुए। तो ये है पहेलियाँ चर कारक की। और मैं ये भी बताऊँ कि कालिदास जी ने 8 ही, वो अधिक ग्रह बोलते हैं, उन्होंने 8 बताए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने 8 कारक 8 ग्रहों के अलग अलग बताए हुए हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। मेरा जो मत है मैंने आपको बता दिया, उसे स्वीकार करना न करना ये तो आपकी मर्जी है। और यदि उसमें आपको कुछ सही है ऐसा महसूस हुआ मुझे जरूर बताइए। ये चर कारक क्या कहते हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा कि हमारे पास किसी भी भाव का, आप शक्ति बोलो या परिणाम की जो भी उसकी क्षीणता होगी या शक्ति होगी या बल होगा, उसे देखने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हम सहसा देखते हैं। एक उस भाव पे परिणाम है ना, शुभ पाप जो भी होंगे वो, उस भाव कारक की शक्ति, उस भावाधिपति की शक्ति। ये देखने के बाद में ये तो स्थिर हो गया भाव कारक आदि। इससे भी आगे जाके फिर हम उस भाव का जो चर कारक होगा उसकी भी यदि हम शक्ति का आकलन करें तो हमें शायद कभी कभी जो हमें ऐसा आप देखोगे कि जब आप राशि चक्रों का विश्लेषण करोगे तो आपको समझ नहीं आता कि ये सब क्षीण होने के बावजूद भी कुछ यहाँ बुरा क्यों नहीं हुआ, या ये सब शक्तिशाली है फिर भी कुछ न कुछ क्षति क्यों है इस भाव में। उस वक्त चर कारक को देख लीजिए, चर कारक की भी शक्ति देख लीजिए, केवल अंशों से नहीं। जो ग्रह चर कारक की पदवी प्राप्त कर लेता है उस भाव के चर कारक की, उस ग्रह की भी शक्ति देख लेंगे तो शायद हमें ये जो कभी कभी ऐसा हम कुछ देर के लिए संभ्रम में पड़ जाते हैं, संभ्रम मिटने में सहायता होगा, ऐसा मेरे मानना है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने आपका बहुत समय ले लिया। शुभ रजनी।